नमस्कार, जिंदा अकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो स्टैटिस्टिक्स का बेंच चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 36वां है। इससे पहले जो 35वां लेक्चर था उसके अंदर हमने जो पढ़ा था मैं उसको एक बार के लिए रिवाइज करा देता हूँ। उस 35वें लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सर्वे। सर्वे मैंने आपको बताया था कि मार्गदर्शी सर्वे क्या होता है। एग्जाम्पल के द्वारा बताया था कि सपोज कीजिए हमारे पास 10 हमारे को गेहूं की खेती करनी है और हमारे को नहीं पता कि गेहूं की खेती प्रकार से की जाती है, तो हम क्या करते हैं एक छोटे से हिस्से के अंदर गेहूँ बोते हैं और फिर उसका अगर हम अगले साल देखते हैं कि किस प्रकार से गेहूँ की खेती करनी है। फिर दूसरा नंबर जो सर्वे था वो था सैंपलिंग। सैंपलिंग सर्वे मैंने आपको पूर्व के एग्जाम्पल के द्वारा बताया था कि किस प्रकार से चुनने से संपूर्ण समष्टि के बारे में पता लगाया जा सकता है छोटे से भाग के द्वारा। फिर तो सर्वे बताया था वो बताया था कि पूर्ण गणना क्या होती है, पूर्ण समष्टि के एक एक इकाई का अध्ययन कर लेते हैं। फिर मैंने लास्ट के अंदर जाते जाते आपको प्रतिचयन फ्रेम बताया था और प्रतिचयन फ्रेम के बाद जाते जाते ये भी बताया था कि त्रुटि क्या होती है। आज वाले इस लेक्चर के अंदर हम यही पढ़ेंगे त्रुटियां। एक्चुअली जो त्रुटियां होती है वो हमारे जो प्रतिदर्श होते हैं प्रतिदर्श के अंदर जो त्रुटियां होती है उसमें जो त्रुटि या फिर कोई उपकरणों का उपयोग किया जाता है तो उपकरण के अंदर भी त्रुटियां हो जाती है। ये दोनों ही त्रुटियां आपके पास मतलब दो प्रकार त्रुटियों में बांटा है। सबसे पहले जो त्रुटियां होती है वो प्रतिदर्श त्रुटि, जो त्रुटियां होती है वो गैर प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्श त्रुटियों को पहले नोट्स पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिदर्श त्रुटियां क्या होती है और गैर प्रतिदर्श त्रुटियां क्या होती है। सबसे पहले जो प्रतिदर्श त्रुटि होती है कीजिए कि आपने एक प्रतिदर्श सर्वे किया है। तो प्रतिदर्श सर्वे करते समय आपने एक सैंपल का चूज किया था और उस सैंपल कारण जो समष्टि की गणना की जाती है, समष्टि के बारे में अनुमान लगाया जाता है, तो यदि वो अनुमान यदि गलत हो जाए तो हम क्या कहेंगे, प्रतिदर्श त्रुटि है। मतलब प्रतिदर्श की चुनने के अंदर त्रुटि हुई है या फिर प्रतिदर्श को में ध्यान नहीं रखा गया कुछ बातों का, तो इस वजह से जो प्रतिदर्श की वजह से जो त्रुटियां होती है उन त्रुटियों को कहा जाता है प्रतिदर्श त्रुटियां। वहीं पर यदि मैं बात करता हूँ कि गैर प्रतिदर्श त्रुटियां क्या होती है, तो गैर प्रतिदर्श त्रुटियां कुछ मतलब मानवीय गलतियां कह सकते हैं, यानी उपकरणों की गलतियों की वजह से यदि दृष्टि की पूर्ण रूप से यदि हम पता नहीं लगा पाते तो उन त्रुटियों को कहा जाता है गैर प्रतिदर्श त्रुटियां। यही मैंने आज के इन नोट्सों के अंदर लिखा है। तो चलिए मैं एक बार के लिए आपको नोट्सों के जो लिखा है वो बता देता हूँ कि नोट्सों के अंदर मैंने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले जो मैंने लिया है वो लिया है प्रतिदर्श त्रुटि। प्रतिदर्श त्रुटि क्या होती है कि समष्टि के कुछ छूटे हुए अंश द्वारा समष्टि के बारे में निष्कर्ष निकालने में होने वाली त्रुटियां प्रतिदर्श त्रुटियां कहलाती हैं। प्रतिदर्श त्रुटियां इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि समष्टि के एक छोटे से एक भाग का अध्ययन कर समष्टि के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जैसे जैसे प्रतिदर्श का आकार बढ़ाया जाता है प्रतिदर्श त्रुटियां कम होती है और प्रतिदर्श त्रुटियां सिर्फ प्रतिदर्श सर्वेक्षण में विद्यमान होती है तथा पूर्ण गणना में विद्यमान नहीं होती है। फिर मैंने एक और पॉइंट लिखा है कि प्रतिदर्श त्रुटियों में कमी प्रतिदर्श आकार के वर्गमूल के प्रतिलोम के अनुपात में होता है। तो फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने, प्रतिदर्श त्रुटियां प्रोपोर्शनल 1/√n। वहां पर रूट एन क्या है, प्रतिदर्श आकार है। तो ये आपके पास मोटा मोटा हो गया कि प्रतिदर्श त्रुटियां क्या होती है। प्रतिदर्श त्रुटियां ये होती है कि प्रतिदर्श की चुनने की वजह से जो त्रुटि होती है उसको कहा जाता है प्रतिदर्श त्रुटि। और प्रतिदर्श त्रुटि यदि सपोज कीजिए कि हमने प्रतिदर्श यदि ऐसा चुना है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि त्रुटियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे जैसे मैं प्रतिदर्श का आकार बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे हमारे पास जो प्रतिदर्श त्रुटियां है वो कम होती जाएगी। यही मैंने तीसरे पॉइंट के अंदर लिखा है। फिर मैंने आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चौथा की प्रतिदर्श त्रुटियां होती है जो प्रोपोर्शनल होती है 1/√n के। यहाँ से ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने दूसरे नंबर पर लिखा है कि गैर प्रतिदर्श त्रुटियां क्या होती है कि वे त्रुटियां जो समंकों के अवलोकन विश्लेषण तथा प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होती है गैर प्रतिदर्श त्रुटियां कहलाती है। गैर प्रतिदर्श त्रुटियां नियोजन और निष्पादन के किसी भी चरण में हो सकते हैं। मतलब यदि हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरुआत करते हैं उसके जब लास्ट तक होती है वहां कहीं भी आपके पास गैर प्रतिदर्श त्रुटियां हो सकती है। गैर प्रतिदर्श त्रुटियां किसकी वजह से होती है, या तो कुछ फाइनल त्रुटि की वजह से होती है या फिर हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें त्रुटि की वजह से होती है, या फिर हमारे पास जो प्रश्नावली या सारणियां जो हमने दूसरे या तीसरे लेक्चर के अंदर उनमें यदि त्रुटियां होती है तो कहा जाता है गैर प्रतिदर्श त्रुटियां की मुख्य कारण है। और इसके एक मुख्य विशेषता ये भी है कि जैसे जैसे यदि प्रतिदर्श का आकार बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे आपकी गैर प्रतिदर्श त्रुटियां क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर आपने मैंने ये भी पॉइंट लिखा है कि गैर प्रतिदर्श त्रुटियां संपूर्ण गणना या प्रतिदर्श सर्वेक्षण दोनों में विद्यमान होता है। बल्कि प्रतिदर्श त्रुटियां कहां पर विद्यमान होती है, प्रतिदर्श त्रुटियां ओनली फॉर सैंपल में होती है ना कि संपूर्ण गणना के अंदर होती है। इन त्रुटियों को कम किया जा सकता है परंतु पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता।
ये थे आपके पास उनके थे मोटा मोटी, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देता हूँ। मोटा मोटी पॉइंट क्वेश्चन कैसा है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रतिदर्श त्रुटियां निम्न की वजह से होती है। फिर आपको नीचे दे दिया जाएगा कि मशीनरी छपाई की वजह से या फिर हम जो सैंपल लेते हैं उसको चुनने की वजह से। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो चुनने की वजह से होता है। तो ये भी आएगा कि प्रतिदर्श त्रुटियां यदि आकार में यदि वृद्धि कर दी जाए तो क्या प्रतिदर्श त्रुटियां कम की जा सकती है? बिल्कुल भी कम की जा सकती है। या आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, कई बार मैंने देखा है कि ये पूछा जाता है कि प्रतिचय अनुभाग या प्रतिदर्श अंश क्या होता है। कई क्वेश्चनों का मैंने एनालिसिस किया तो उसके अंदर है। तो ये क्या होता है कि n अपॉन कैपिटल N। तो यहाँ पर जो स्मॉल n है वो क्या होता है कि हम जो प्रतिदर्श सुनते हैं उसके अंदर कितनी इकाइयां आई उसकी संख्या है। कैपिटल N है वो हमारे पास टोटल जो समष्टि है उसकी कुल इकाइयां है। नहीं समझ में आया तो मैं फिर एक बार वही एग्जांपल दूंगा जो बेर वाला था ना। एक थाली के अंदर आपके पास बेर है तो उनका एनालिसिस करना है, तो आप क्या करोगे कि दो बोर उठाओगे। तो दो बेर उठाए, वो स्मॉल एन है और जो कैपिटल एन है सपोज के अंदर 500 बेर है, तो 500 नीचे आ जाएंगे संख्या। फिर मैंने लिखा है कि समष्टि संशोधन कारक या परिमित समष्टि शुद्ध प्रवर्तक क्या होता है। यह आपके पास 1 n अपॉन n आ जाएगा। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, उसको रखेंगे सैंपलिंग फ्रैक्शन होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन तो ये हो गए, यहाँ से आने की इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। फिर आपको ये पूछा जाएगा गैर प्रतिदर्श त्रुटि या फिर प्रतिदर्श त्रुटि क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। यदि क्वेश्चन होता है, यदि 100 के अंदर यदि थोड़ा बहुत या हल्का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से 100% यही से क्वेश्चन बनता है। तो ये वीडियो यही तक था प्रतिदर्श और गैर प्रतिदर्श। आगे वाला वीडियो भी कुछ टेक्निकल पार्ट पर आएगा। फिर उसके बाद जो आएंगे वो आएंगे आपके पास यादृच्छिक प्रतिदर्श त्रुटि क्या होती है, सॉरी मतलब यादृच्छिक प्रतिचयन क्या होता है। फिर आएगा स्थिर प्रतिचयन क्या होता है, गुच्छ प्रतिचयन क्या होता है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होती है। ये सारे अगले वाले लेक्चर में आएंगे। चलिए धन्यवाद। देखते रहिए जिंदा अकेडमी और अपने नोट्स बनाते रहिए। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। थैंक यू।